नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूपीएससी वीकली क्विज 17 अक्टूबर 2022। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 3 सेकंड का टाइम दूंगा। वीडियो पॉज करके आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल मीथेन प्लेज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर नवंबर 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th एडिशन हुआ था। COP26 कहां पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। तब जाके ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च हुआ दोस्तों। 111 कंट्री पार्टिसिपेंट्स है इसमें, who together are responsible for 45% of global human caused methane emissions। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। पर देखिए, ग्लोबली अगर आप देखोगे, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स ग्लोबली। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। मीथेन जो है कम से कम 80 टाइम्स डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू डाउन मीथेन एमिशंस बाय अप टू 30% बाय द ईयर 2030। तो देखिए 2030 तक 30% डाउन करना है मीथेन एमिशंस को। और ये जो मीथेन एमिशन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, बेसिकली होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। इट वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। इधर क्या लिखा है? इट हैज बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। गलत है दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। अगला है, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTD, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। UNCTAD के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए UNCTAD एस्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक परमानेंट ऑर्गन है। हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अभी के हिसाब से 195 मेंबर्स है दोस्तों। नाउ फंक्शंस क्या है? बेसिकली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका मेजर फंक्शन है। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपने शायद सुना होगा दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं, अभिनव भारत सोसाइटी फाउंड किए थे वीर सावरकर ने, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। वन ऑफ द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सेंटर ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया हाउस। कहाँ पे? लंदन में। इनका एक फेमस पब्लिकेशन जर्नल है दोस्तों, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने वीर सावरकर को इंस्पायर किया था, ठीक है। वीर सावरकर वैसे इंडिया हाउस इन लंदन का एक मेंबर भी थे। नाउ ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज। ही वॉज एन एडमिरर ऑफ दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का एक डिसिपल बोल सकते हैं दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को। एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑल्सो सर्व्ड एज दीवान ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ये दीवान भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली। जो अभिनव भारत सोसाइटी है, इट वॉज फाउंड बाई वीर सावरकर। Number 4, with reference to the Stockholm Convention, consider the following statements. Which of the statements given above is or are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 2 only। देखिए, क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या फिर POPs? ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो काफी समय तक एनवायरनमेंट में रह जाता है, उसे पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोलते हैं दोस्तों। इसे रेगुलेट करने का, कंप्लीटली एलिमिनेट करने का एक कन्वेंशन साइन हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक है। स्वीडन में स्टॉकहोम में साइन हुआ था। इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं दोस्तों। ये 2004 में इंप्लीमेंट हुआ था। ओवर 152 कंट्रीज ऑलरेडी इसे रेटिफाई किया है।
नाउ स्टेटमेंट 2 सही है दोस्तों। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज द डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बेसिकली एक बैंक है दोस्तों, ये बेसिकली फंड्स प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए एक फंड्स वगैरह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ और डिटेल से पढ़ सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नाविक के बारे में 2 स्टेटमेंट्स है। रिसेंटली नाविक से रिलेटेड एक न्यूज आया था, एक लोकसभा या राज्यसभा रिप्लाई आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखिए दोस्तों, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक का फुल फॉर्म है। ये बेसिकली इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, IRNSS, सिमिलर टू यूएस जीपीएस। देखिए आजकल हम जो नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं वो तो यूएसए का है, जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, कारगिल वार के टाइम पर हमने यूएसए से मदद मांगा था बेसिकली कुछ सैटेलाइट इमेजेस के लिए, पर तब यूएसए ने मना किया था। तब से इंडिया ने सोचा हमारा एक डोमेस्टिक नेविगेशन सर्विस वगैरह होना चाहिए, जैसे कि जीपीएस है वैसे हमारा भी होना चाहिए, हमें भी सैटेलाइट इमेजेस वगैरह चाहिए हमारे देश का कम से कम, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट डोमेस्टिक नेविगेशन सर्विसेज टू 1500 किलोमीटर रेडियस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का 1500 किलोमीटर रेडियस में ये नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। IRNSS में टोटल 8 सैटेलाइट्स है दोस्तों। 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 5 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। वैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया दोस्तों, वेरी बेसिक डिफरेंस है और कुछ डिटेल से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी अपेक्स काउंसिल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010। एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी? पार्लियामेंट से पास हुआ एक एक्ट या स्टैट्यूट से जब एक बॉडी बनता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल के बेसिस पर कोई एक बॉडी एस्टैब्लिश होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ये जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये बेसिकली 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट हुआ था। रघुराम राजन कमेटी, फॉर्मर RBI गवर्नर है रघुराम राजन, ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ये प्रपोज किया था। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है दोस्तों, इसे फिनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। अब इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फिनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सब है। FSDC का एक सब कमेटी भी है जिसे गवर्नर ऑफ RBI हेड। वैसे 2018 में गवर्नमेंट FSDC को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भी इंक्लूड किया, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया, चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया, साथ में रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी। वैसे क्या है दोस्तों ये FSDC? एज द नेम इंडिकेट्स इट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए 2008 में ग्लोबल रिसेशन हुआ था, आपको शायद याद होगा, यूएसए में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, काफ़ी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए हमारे देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए एक अपेक्स बॉडी क्रिएट किया जिसमें इंडिया के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, इनको जोड़ के। तो ये है FSDC। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए काउंसिल है दोस्तों, एक अपेक्स काउंसिल है बेसिकली FSDC जो है, इसलिए इसमें इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मेंबर्स है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? Now the answer is option C, 2 and 3 only। देखिए क्या है दोस्तों एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट या फिर AIBD। देखिए
It is mandated to achieve a vibrant and cohesive electronic media environment in the Asia Pacific region through policy and resource development. तो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने कंट्रीज है उनके आपस में बेसिकली कोऑपरेशन करके थ्रू पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एक वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना होगा दोस्तों, इंटर रीजनल लिंक्स एंड कोऑपरेशन करना पड़ेगा फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट। समझ गए, एशिया पैसिफिक रीजन में जितने कंट्रीज है उनके आपस में मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन वगैरह इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये लोकेटेड है कोलालमपुर मलेशिया में एंड इट इज होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, इसमें लिखा है ये 2022 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश इंटर रीजनल लिंक्स एंड कोऑपरेशन फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक पर्सनालिटी के बारे में 3 डिटेल्स है दोस्तों, किसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सॉरी, कमेंट बॉक्स में नहीं, आप मुझे आंसर बताइएगा, मैं तो फ्लो में बता दिया आपको। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर। देखिए, आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इनके लाइफ स्टोरी एक मूवी बन गया है केरला में। रिसेंटली मूवी रिलीज भी हुआ था, काफी अच्छी मूवी है। तो आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर कौन है दोस्तों, कौन थे? ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम ईഴവ कम्युनिटी इन केरला। केरला का अदर बैकवर्ड क्लासेस में एक लीडिंग कम्युनिटी है दोस्तों, ईഴവ कम्युनिटी। केरला हिंदू पॉपुलेशन का करीब 27-30% ईഴവ कम्युनिटी है। ये जो ईഴവ कम्युनिटी है श्री नारायण गुरु के फॉलोवर्स है। इनका एक यूनिट है, बेसिकली यूनिट नहीं बोल सकता, एक एसोसिएशन है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP। ठीक है, तो SNDP के मेंबर्स है सारे जो ईഴവ से। तो ईഴവ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन स्टेट। तो केरला स्टेट में जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर। ओबीसी बात है वो ये जो अपर कास्ट डोमिनेशन या फिर सवर्णा डोमिनेशन को चैलेंज किया था। 1858 में इन्होंने अच्चिपुड़वा समरम स्ट्राइक लीड किए थे। ठीक है, तो ये अच्चिपुड़वा समरम स्ट्राइक इज रिलेटेड टू आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर, ये आप ध्यान दीजिएगा। 1860 में उन्होंने मुकुति समरम भी लीड किए थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, जो मुकुति समरम और अच्चिपुड़वा समरम स्ट्राइक ये सब आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर से रिलेटेड है। वैसे ये मुकुति समरम मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए मुकुति मतलब नोस रिंग है, नाक में जो पहनती है ना लेडीज, वो है मुकुति। मलयालम में उसे मुकुति बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, लोअर कास्ट वुमेन को मुकुति पहनने का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने फाइट किया था। एंड ही लेड द फर्स्ट एवर स्ट्राइक बाय एग्रीकल्चर लेबरर्स इन केरला नेम्ड कर्षक तोड़िलाली समरम। ठीक है, कर्षक मतलब एग्रीकल्चर, तोड़िलाली मतलब लेबरर्स, समरम मतलब स्ट्राइक। तो कर्षक तोड़िलाली समरम भी इन्होंने लीड किए थे। ये केरला का पहला स्ट्राइक था जो एग्रीकल्चर लेबरर्स ने ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, तो वही 3 स्टेटमेंट लिखा है जो मैंने अभी आपको बोला, तो ध्यान दीजिएगा, आराटपुड़ा वेलायुथ पणिकर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स या फिर 81 बॉन्ड्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए 81 बॉन्ड्स जो है इसे RBI रेगुलेट करता है, ये बात सही है। नाउ क्या है ये जो 81 bonds हैं? The bonds which are backed up by the real estate companies and equipment are called mortgage bonds. देखिए इधर मैंने बताया फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए इट इज अ बॉन्ड विच आर बैक्ड अप बाय द रियल एस्टेट कंपनीज एंड इक्विपमेंट। ये गलत है। जो बॉन्ड्स रियल एस्टेट कंपनीज एंड इक्विपमेंट बैकअप करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज बॉन्ड्स बोलते हैं। वैसे ये बॉन्ड्स क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी कोई कंपनी या गवर्नमेंट को ही पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेंगे? बॉन्ड्स इश्यू करेंगे कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनवाना है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेंगे। ये बॉन्ड्स हम खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का वैल्यू रहता है 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी है। तो बॉन्ड्स खरीदने से हमें वो एक सर्टिफिकेट देगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट देगा, तो वो हमें मिल जाएगा, वो हमारी सिक्योरिटी है। तो कुछ साल के बाद बॉन्ड का जब मैच्योरिटी हो जाएगा, मान लीजिए 5 साल का, तो इंटरेस्ट के साथ आपको आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किया ना वो मिल जाएगा। तो बेसिकली एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसे गवर्नमेंट को
क्या फायदा मिलेगा? अपफ्रंट में पैसे मिल जाएगा काम करवाने के लिए, वो काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसमें से जब रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा उससे वो जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस दे सकते हैं, ठीक है। तो 81 बॉन्ड्स क्या है दोस्तों? दे आर अनसिक्योर्ड perpetual bonds that the bank issue to shore up their core capital base to meet the Basel III norms। ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दे दिया दोस्तों, सिंपल भाषा में देखिए, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स या 81 बॉन्ड्स ऐसा बॉन्ड्स है जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता और ये इश्यू करता है बैंक्स। बैंक्स को जब लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत है तब ये बॉन्ड्स वो इश्यू करते हैं और इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साल बाद इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देना है। और इसी वजह से इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ डिटेल्स है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। देखिए, सबसे पहली बात, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड इनिशिएटिव है दोस्तों, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इनिशिएटिव है दोस्तों, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो है, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। एंड इसमें जितने कंट्रीज है ना, दैट कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, ये समझ लीजिएगा। आईपीईएफ जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, पर देखिए लगभग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा है, बट इट अलाउस मेंबर्स टू नेगोशिएट द पार्ट्स दे वांट टू। अगर कोई कंट्रीज को आपस में कुछ तारीफ के बारे में अगर नेगोशिएट करना है, डिस्कस करना है, वो कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बोल सकता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। एंड इट वुड वर्क टू एंश्योर दैट इंडो पैसिफिक रीजन वुड रिमेन सिक्योर एंड ओपन फॉर बिजनेस। तो बेसिकली देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओपन मार्केट चाहिए अपने सामान बेचने के लिए, इसके लिए उनका एक ट्रिक है, इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स है, वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, आंसर बताइए दोस्तों। द आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली, ठीक है, मैंने आंसर इधर दिया नहीं है, 2 ओनली इज द आंसर। देखिए क्या लिखा है, सैलरीज अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत है दोस्तों, कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो सैलरीज है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है तभी उसमें कुछ चेंजेस होगा, बेसिकली डाउन नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द एससी हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ऑथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑथ क्या है, इधर लिखा है दोस्तों, बेयर ट्रू faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, ये सब पढ़ लीजिएगा। So the answer is option B, 2 only. Question number 12, consider the following statements. Which of the statements given above is or are correct? लैंग्वेज से रिलेटेड है दोस्तों। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। Now the answer is option D, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शाल बी हिंदी इन देवनागरी। ध्यान दीजिएगा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे ऐसा था कि इंग्लिश को 15 साल के लिए यूज किया जा सकता था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 was passed in anticipation of the expiry of 15-year period during the constitution originally allowed the use of English for official purposes। तो देखिए क्या है ना, जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने डिसाइड किया कि हमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज सेटअप करेंगे करके, पर तब तक इंग्लिश का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, तो ऐसा सोचा 15 साल के लिए इंग्लिश को भी रख देंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास इसलिए किया था कि एक एंटिसिपेशन था कि 15 साल में इंग्लिश का यूसेज कम हो जाएंगे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं, वो अलग बात है। नाउ विलियम जोन्स के बारे में, एक सुप्रीम कोर्ट जज थे, लिंग्विस्ट थे। He proposed that there is an existence of relationship between European and Indo-Aryan languages, which coined Indo-European। तो Indo-European languages या फिर Indo-European term क्या है दोस्तों? बेसिकली यूरोपियन एंड Indo-Aryan languages के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बोल सकते हैं Indo-European languages, ठीक है। एंड विलियम जोन्स एस्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन द ईयर 1784। ये तो आपको पता होगा दोस्तों। और कुछ डिटेल्स है दोस्तों विलियम जोन्स के बारे में। ही वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस हैड ए कॉमन रूट। इन्होंने ही सजेस्ट किया था संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस का एक कॉमन रूट है, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है।
फिर देखिए लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट्स रहता है, उधर प्रोसीडिंग्स के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना है ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हाउएवर जजमेंट्स, ऑर्डर्स एंड डिक्रीज में बी पास्ड बाय मजिस्ट्रेट इन इंग्लिश। ये भी समझ लीजिएगा, जो मजिस्ट्रेट है वो अपना जजमेंट, ऑर्डर्स, डिक्रीज वगैरह इंग्लिश में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ डिटेल से देख लीजिएगा। नाउ क्या क्या स्टेटमेंट्स है? वही स्टेटमेंट्स है दोस्तों जो मैंने आपको अभी भी बोला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में एक स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 343 में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी, करेक्ट है। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो भी लैंग्वेज चल रहा होगा उसका ऑल्टरनेटिव एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए करके स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज आया था, कोशिश कीजिए आंसर बताने का। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, जान पूछ के डाला है क्योंकि थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों स्टेटमेंट सही रखा है। देखिए मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यह है मॉक्सी। ये बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स है दोस्तों। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने नासा का परसेवरेंस रोवर में भेजा था। इट हैज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन मार्स विथ कंपोनेंट्स फ्रॉम प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। तो मार्स के एटमॉस्फेयर से कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके ये जो मॉक्सी है ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। मॉक्सी कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि ट्री प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो मॉक्सी फ्यूचर एक्सप्लोरर्स को मदद करेंगे दोस्तों, जो मार्शियन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, बेसिकली ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो वही 3 स्टेटमेंट इधर लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मॉक्सी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है, इस तरह ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इकोनॉमी से रिलेटेड है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसके बारे में है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बता दीजिए। Now the answer is option. सॉरी मैंने आंसर दिया नहीं है वैसे, 2 और 3 ओनली इज द आंसर। देखिए नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए अगर आपको किसी कंट्री का एक्चुअल जीडीपी पता करना है ना, तो आपको रियल जीडीपी पता करना पड़ेगा, क्योंकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। मान लीजिए हमारा जीडीपी है 3 ट्रिलियन, ठीक है। अब 3 ट्रिलियन का 2022 में जो वैल्यू है वो थोड़ी ना रहेगा 2024 में, वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो ये जो इन्फ्लेशन बेस्ड डिफरेंस है इसको काउंट करके रियल जीडीपी हमें बताते हैं, पर नॉमिनल जीडीपी में वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेंगे, ऐसे ही बताएंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखिए क्या लिखा है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ जीडीपी दैट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल का जो डिफरेंस है उसे कैप्चर करके जब आपको जीडीपी बताएंगे वो रियल जीडीपी है। क्योंकि देखिए आज आपको 10 रुपये में एक चाय मिल रहा है, अगले साल हो सकता है आपको 12 रुपये में मिल जाएगा, है कि नहीं। ये जो डिफरेंस है उसे कैप्चर करता है रियल जीडीपी जो है, पर नॉमिनल जीडीपी ये नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ real GDP is an inflation adjusted calculation that analyzes the rate of all commodities and services manufactured in a country for a fixed year। ये आप समझ गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गया, इतना ही समझ लीजिए। इन्फ्लेशन को भी कैटर करके, इन्फ्लेशन को भी काउंट करके जब आपको जीडीपी बताएंगे उसे रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी और कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी। वही स्टेटमेंट सीधा लिखा है दोस्तों। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, ये रियल जीडीपी के बारे में बताया तो ये गलत है। पहला सेकंड तो सही है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन है। तीसरा क्या लिखा है, इट इज ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक हेल्थ। यही मैंने आपको बताया ना, एक कंट्री का एक्चुअल इकोनॉमिक हेल्थ क्या है उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा रियल जीडीपी से, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A,
क्या है जिज्ञासा प्रोग्राम? इट इज ए स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय के साथ कोलैबोरेट करके CSIR का एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है दोस्तों जिज्ञासा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इट इज एम्ड एट कनेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट सो एज टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग विद दैट ऑफ ए वेरी वेल प्लान रिसर्च लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स का क्या होता है, क्लासरूम लर्निंग होता है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ते हैं। तो इन्हें साइंटिस्ट का जो रिसर्च एक्टिविटीज है उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा क्लासरूम लर्निंग और वेल प्लान रिसर्च लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा प्रोग्राम क्या है तो आप समझ लीजिएगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और केंद्रीय विद्यालय के एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, बेसिकली स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है। तो दोस्तों दैट्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।